जिसका साइज एंड शेप अलग अलग होती है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करें जो कॉन्सेप्शन है उसमें ये पता चल सकता है कि जो सेल्स होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, लेकिन और उनकी जो हमारी जो बॉडी की लार्जर सेल है वो कौन सी है। क्योंकि मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्शन से ही एक न्यू जनरेशन का निर्माण होता है, न्यू जनरेशन क्रिएट होती है, बनती है, जिनकी माप 1/500 इंच होती है। यहाँ पे the sperm and ovum that unite to form new individual are uniquely for the task of reproduction. The ovum is a teeny sphere measuring 1/775 inch in diameter that is barely visible to the naked eyes as a dot size of the period at the end of this sentence. But in its microscope world, but is a he gained the largest cell in the human body. The ovum size makes it is a perfect target for the much similar sperm which measure only 1/500 inch. तो ये जो एक न्यू जनरेशन क्रिएट की बात है, तो किस प्रकार से ये इन्होंने बताया कि जो गर्भ से लेकर के जो गर्भधारण से लेकर के और जन्म तक की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। उसमें स्पर्म एंड ओवम दो चीज़ें बस इंक्लूड होती हैं। फिर एक टारगेटली रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है और वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद में फिर प्रेगनेंसी की क्लियरनेस आ जाती है। अगर यहाँ पे बात करें कि डेली का जो मेल स्पर्म सिक्रीट होता है एक बड़ी संख्या में होता है, कम से कम 300 मिलियन की संख्या में। लेकिन अपने लास्ट स्टेज वाले जो स्पर्म होता है वही जो लास्ट स्टेज वाला स्पर्म होता है वो ही क्या प्रेगनेंसी का एक वाहक होता है, एक मैच्योरिटी एंड डेवलपिंग स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्शन से एक फेलोपियन ट्यूब में जाकर के वो स्पर्म ठहरता है, जिससे कि न्यू जनरेशन क्रिएट होती है। उसी बीच में जो 300 मिलियन की संख्या में जो स्पर्म की जो 300 मिलियन की स्ट्रेंथ में जो स्पर्म सिक्रेट हुए उनमें से बीच रास्ते में ही कुछ स्पर्म क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे और जो बचे वो अंदर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं, उनमें से एक या दो ही स्पर्म बच पाते हैं, बाकी अपना उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिससे जो फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हो जाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब के आसपास चला जाएगा, वो फिर एक न्यू प्रेगनेंसी का दौर उसमें शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ पे वन डे तक वो अगर जो आसपास जो स्पर्म हैं वो 1 डे तक रहते हैं, उसके बाद वो स्पर्म वहाँ तक नहीं टिक पाते।
वो फिर वो डिक्रीज हो जाते हैं, और 3 दिन का एक टाइम होता है, इसका टाइमिंग पीरियड जो होता है वो ओवल्यूशन का जो होता है वो उससे पहले 2 दिन तक जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक प्रक्रिया है, अप्रोच है, और ये आज से नहीं पहले से चली आ रही है। तो क्योंकि एक न्यू जीन, नए जीव का निर्माण होना है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन होगा। मेल एंड फीमेल की रिप्रोडक्शन के बिना कोई नया जीव नहीं बन सकता। नेक्स्ट आ जाता है जो कॉन्सेप्शन की इसमें पीरियड ऑफ द जाइगोट। इसमें जाइगोट की अवधि क्या है, समय क्या है। जाइगोट मतलब एक प्रकार से एक, जैसे आपने एग देखा है, एग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अनुरूप फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, जो सेल्स जो क्या बोलते हैं जाइगोट सेल्स जो होती हैं वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर जो फर्टिलाइजेशन until the tiny mass of cell drifts down an hour of the fallopian tube and attach itself on the to the wall of uterus. The zygote is first cell. क्या है जाइगोट, क्या है, एक पहली सेल है, एक पहली कोशिका जो है, जो the zygote is first cell. Duplication is long and drawn out. It is not complete until about 30 hours after conception. इन 30 घंटे तक ये प्रोसेस चलती रहती है, और 30 घंटे के बाद क्या है, न्यू सेल्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, नई सेल्स जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे टाइमिंग पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी अपना काम होता जाएगा। जैसे 3 दिन हो गई, 4 दिन हो गए, तो 60 से 70% क्या है, कोशिकाएं सेल्स मौजूद हो जाएंगी। संजय जी आवाज ना करो, मतलब आवाज ना करो ज्यादा। तो ये जो चौथे दिन की प्रोसेस है, इसमें 60 से 70 जो सेल्स है वो मौजूद होती हैं, जो एक खोखली होती हैं, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, एक गेंद के रूप में होता है, जैसे बॉल होती है उस टाइप में, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये सारी जो प्रोसेस है ये आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर की है। इसको हम ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ही सेल्स भ्रूणीय डिस्क कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, भ्रूणीय डिस्क। ग्रेजुअली न्यू सेल्स एडेड एट ए फास्टर rate by the 4th day 60 to 70 cells exit that form a fluid filled ball called as blastocyst, and the cell on the inside of the blastocyst called the embryonic disc will become the new organism. The thin outer ring of cell termed the trophoblast will become the structure that provided protective covering and nourishment. इसको हम ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं। जो सेल का जो पतली बाह्य रिंग होती है, एक नया जीव जब बन जाता है, मतलब एक जो न्यू बेबी बनता है, न्यू बेबी जो मतलब एक उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है नए जीव की, तो वो अपने आप में क्या, उसको एक नाम दे दिया जाता है। जो उसके चारों तरफ का आवरण है, जो उसका कवरिंग लेयर है, उसको हमें क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। वो एक ऐसी संरचना बन जाएगी जिसका मतलब वहाँ पे उसी के माध्यम से उसको बच्चे को
न्यूट्रिशन पहुंचना, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। तो ये प्रोसेस है। अगर आपकी बात में सब ये चीज़ ना समझ में तो आप पूछ सकते हैं फिर भी। तो इसमें एक बार आप अगर पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, सारी प्रोसेस है किस प्रकार से है। तो ये 1 डे क्या है, 2 डे में, 3 और 4 डे में क्या है, 5 डे में क्या है, 6 और 7 डे में क्या है, 8 और 9 डे में क्या है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ये जो कि एज ए नेचुरल प्रोसेस। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी के पास? एक बार हैंड रेज करना। हाँ, तो ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो मतलब जो हमने बताया कि जो गर्भाशय की जो दीवार होती है उससे जुड़ने पर ये जो स्पर्म्स वगैरह है, जो जाइगोट्स वगैरह बनता है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद बनता है। फर्टिलाइजेशन के बिना जाइगोट की प्रोसेस नहीं होगी। हाँ, तो इसमें अब मैं बता दूँ नेक्स्ट ये है कि प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण बोलते हैं इंग्लिश में आपके इम्प्लांटेशन। प्रत्यारोपण की मतलब जब 7वां और 9वां दिन चलता है, तो इसमें 7 और 9th डे की बात हो रही है, 7वें और 9वें दिन की बात चल रही है। इस प्रोसेस में हमने 3 से 4, 4 से 5 दिन की बात की, और 5 से 6 और 7 से 8 से 9 की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करता है, ये गर्भाशय की दीवार पर आक्रमण करता है। जो फेलोपियन ट्यूब है उसके आसपास क्या करता है, ये आक्रमण करता है, ये उसको तोड़ने की कोशिश करता है, और उसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। मतलब क्या है, अंदर उसमें पहुंच जाता है। तो जैसे आपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट बायो साइंस का रहा है वो इस चीज़ों को जानता है, और कैसे किस प्रकार की जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली प्रोसेस कैसे प्रकार से होती है। स्पर्म, ओवम एंड फेलोपियन ट्यूब एंड ब्लास्टोसिस्ट और आपका ट्रिपोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जाइगोट पोर्शन इंक्लूड होता है। तो इस चीज़ को लिख लेंगे। इसमें हम एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसमें अगर जो इसका मेजरमेंट मान लीजिए 1/175 इंच, और इसका जो अगर लगभग जो स्पर्म का साइज एंड शेप में बात करें 1/500, क्योंकि डेली जो प्रोसेस है, जो स्पर्म की जो प्रोसेस है वो है 300 मिलियन डेली की। लेकिन वहाँ पे क्या कौन पहुँचेगा, सिर्फ 1 या 2। काफ़ी संख्या में इसमें स्पर्म सीक्रेट होते हैं, यानी एक ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती प्रोसेस हैं, तो आप लिख सकते हो इसको। कितने दिन तक एक स्पर्म जीवित रहता है फेलोपियन ट्यूब से बाहर, और कितने दिन बाद ये मतलब 3 दिन का 1 दिन का टाइम होता है सिर्फ। अगर ये फेलोपियन ट्यूब के बाहर है तो वो 1 दिन जिएगा, है ना। उसकी को डिक्रीज होना है, फिर उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें वो आ जाएगा आपका प्लेसेंटर ओम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटर ओम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, ये भोजन ऑक्सीजन को, जो भी जीव विकसित हो रहा है, जो भी गर्भ में जीव विकसित हो रहा है, जो पल रहा है, उस तक ऑक्सीजन और भोजन को भेजने का कार्य करता है।
पोषण के रूप में। जो भी मदर खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। अपशिष्ट उत्पाद को बाहर निकालने का कार्य करता है। जो भी अदर है उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा। प्लेसेंटा में क्या करता है, झिल्ली का निर्माण करता है, कि मेम्ब्रेन का कार्य करता है, बनाने का काम करता है। इस पदार्थ के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो अनुमानित देता है, लेकिन जो मदर और भ्रूण के रक्त को सीधे मिलने से रोकता है। जो मदर का ब्लड है और जो भ्रूण का ब्लड है उसको मिलने से रोकता है कि मिल ना पाए, क्योंकि अगर वो मिलेगा तो कोई ना कोई डिजीज उसको होगी या फिर इन्फेक्शन होगा। कहते हैं ना छोटे छोटे हल्के से अगर प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे अगर हल्के लाल रंग के अगर दाने निकल आते हैं हाथ या पैर पर, तो वो वहाँ पे की दिक्कत क्या है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अगर वहाँ पे मतलब उसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उसको खान पान अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छा भोजन उसको नहीं मिल पा रहा है, एक टाइम खा रही है एक टाइम नहीं खा रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। प्लेसेंटा गर्भनाल द्वारा विकासशील जीव से जुड़ा है, क्योंकि जो भी प्लेसेंटा है वो किससे जुड़ा है, सीधे से सीधे तौर पर जो भी जीव विकसित हो रहा है, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है उससे इसे जुड़ा है। जो पहले शरीर के डंठल के रूप में दिखाई देता है, क्या है, एक डंठल होती है, जिसे आपने देखा लौकी देखा है, लौकी तो सब बनाते हैं, देखा तो होगा। जो लौकी में ऊपर जो शेप होती है डंठल के रूप में जो होती है, इस तरह से होता है प्लेसेंटा। गर्भावस्था के दौरान ये 1 से 3 फीट की लंबाई तक बढ़ता है। कितनी, 1 से 3 फीट, 1 to 3 फीट। इंक्रीज जो होगा ये गर्भावस्था के दौरान होगा, प्रेगनेंसी के दौरान होगा। वन टू 3 फीट। युग्मनज की अवधि के अंत तक, कि जब भी जाइगोट डेवलप हो रहा होता है उस टाइम तक विकासशील जीव को गर्भाशय में भोजन और आश्रम मिलता है। मतलब कि प्लेसेंटा के द्वारा और अम्बिलिकल कोड के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या है, जो भी जीव जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। यहाँ तक बताइए। बताइए 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 बताइए, समझ में आया यहाँ तक? आवाज आ रही है नहीं, रेस्पॉन्स दे दिया किसी, इसको नहीं आ रहा है तो वो बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आई मीन अभी और अच्छे से पढ़ने पे और क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा समझना है। बिल्कुल ओके। अब ये कह रहा है कि भ्रूण की अवधि, पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो में क्या जाता है कि जो भ्रूण की अवधि है, जो एम्ब्रियो की टाइमिंग है, वो प्रत्यारोपण से लेकर के गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक चलती है। 8 वीक तक प्रेगनेंसी का जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो चलता है, और 6 सप्ताह के बाद में सबसे तेज़ी से चेंजिंग आना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस ब्रीफ 6 वीक द मोस्ट रैपिड प्रीनेटल चेंजिंग टेक प्लेस इज एज द ग्राउंड वर्क is laid for the whole body structure and internal organs। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो शारीरिक संरचना है, यानी शरीर के अंग बनना शुरू हो जाते हैं, आंतरिक अंगों के लिए आधार पर तैयार हो जाता है। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा, पैर वाला हिस्सा है वो बनना शुरू हो जाता है, ऊपर वाला बीच वाला थोड़ा हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। इससे क्या है, इस अवधि में शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है। मतलब जो ये भ्रूण वाली अवधि है, एम्ब्रियो वाली स्टेज है, इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, 6 वीक तक टोटल जो ऑर्गन है वो बन जाते हैं।
अब ये कह रहा है कि पहले महीने का अंतिम भाग, पहले महीने का अंतिम भाग, पहले महीने का लास्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मंथ। अब ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट वीक, कि इस अवधि में, इस समय में, इस पीरियड में, पहले सप्ताह में भ्रूण डिस्क कोशिकाओं की 3 परतें बनती। कितनी? 3 परतें, 3 लेयर बनेगी पहले। कि फर्स्ट वीक ऑफ दिस पीरियड द एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर 3 लेयर ऑफ सेल्स। फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म और थर्ड एंडोडर्म। अब मेसोडर्म में क्या होता है? इसमें आपका नर्वस सिस्टम और स्किन। मेसोडर्म में नर्वस सिस्टम और स्किन। हाँ, मेसोडर्म में नर्वस सिस्टम एंड स्किन। सेकंड में मसल्स। मसल्स कितनी होती है एक बॉडी में, हमारी बॉडी में? बताना, कोई बता सकता है? मैंने बताई थी एक दिन, बताइए। गूगल मत करना कोई भी, ईमानदार से बता दो जिसको पता है। रिया, कितनी मसल्स हैं? रिया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। कितनी मसल्स हैं हमारी? लक्ष्य है? I think 639 है सर। जी, ओके, 639। अब मेसोडर्म में क्या होगा? मेसोडर्म में जो मसल्स हैं, स्केलेटन सिस्टम है, संचार प्रणाली है और अन्य आंतरिक अंग विकसित होना शुरू हो जाता है। जो अदर जो ये पार्ट बढ़ जाते हैं, इन मसल्स वगैरह। एक्टोडर्म में अगर हम बात करें तो एक्टोडर्म में सिर्फ हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन, ठीक है। मेसोडर्म में हमारी मसल्स, स्केलेटन सिस्टम, संचार प्रणाली और अन्य आंतरिक अंग विकसित होंगे। थर्ड में एंडोडर्म में पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूट्रस एंड ग्लैंड्स का निर्माण होगा। द एंडोडर्म विच विल बिकम द डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स। These 3 layers give rise to all part of the body। तो ये 3 परतें शरीर के सभी अंगों को जन्म देती हैं। क्लियर? ये पहले महीने का अंतिम भाग। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड मंथ में। अब सेकंड मंथ में क्या होता है? स्पीडली डेवलपमेंट होगा। क्या होता है? ग्रोथ कंटिन्यू रैपिडली। आँख, कान, नाक, जबड़ा और गर्दन, ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं दूसरे महीने में। छोटी छोटी कलियाँ, हाथ, पैर, उंगलियाँ और पैर की उंगलियाँ बन जाती हैं। कि आइज, ईयर, नोज एंड नेक फॉर टीनी बर्ड्स become arm, legs, fingers and toes, internal organ are more distinct। आंतरिक अंग अधिविशिष्ट हो जाते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं। आंतों में भी वृद्धि हो जाती है। जो इंटेस्टाइन है हमारे, वो भी क्या हो जाती हैं? ग्रो करना शुरू कर देती है। हृदय में भी क्या अलग अलग कक्ष बनना, चैम्बर होते हैं ना। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? सानिया के नाम से जो कौन जुड़ा है? सानिया के नाम से एक बार बोलना। सर 4 चैम्बर, ओके।
और यकृत का विकास होता है, मतलब जो आपका लीवर है वो भी डेवलप होना शुरू हो। तो ये सेकेंड मंथ में प्रोसेस है। फर्स्ट मंथ में आपने देख लिया कि 3 इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब 7 सप्ताह के बाद, जब 7 वीक्स बाद इसमें न्यूरॉन बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आपकी नर्व सेल्स आदि बनना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे क्या है इनका उत्पादन होना शुरू हो जाए। इसी पीरियड में अंत में जो भ्रूण है वो 1 इंच यानी 1 इंच लंबा हो जाएगा। At the end of the period of the embryo about 1 inch long and 1/7 ounce in weight, औसत वजन 1/7। और ये छूने पर विशेषकर मुंह के क्षेत्र और पैरों के तलवों में प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? मुंह और पैरों के तलवे में प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स जो देगा वो यहाँ से देता है कि it responds the touch particularly in the mouth area and the soles of the feet। अब इसमें जो थर्ड पार्ट आता है, हमने सेकंड पार्ट पढ़ा है कि भ्रूण की अवधि, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो की, ये पीरियड ऑफ एम्ब्रियो चल रहा था हमारा अब तक। अब चलता है भ्रूण की अवधि में ही थर्ड पार्ट चलता है। इसमें जब 9 वीक हो जाते हैं, इस 9 वीक की जो प्रोसेस है इसमें भी सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि है, क्रिटिकली सिचुएशन ये भी मानी जाती है। इसको हम पीरियड ऑफ फेटस भी बोल सकते हैं। पीरियड ऑफ द फेटस फ्रॉम द 9th वीक टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज द लॉन्गेस्ट प्रीनेटल पीरियड। ड्यूरिंग दैट ग्रोथ एंड फिनिशिंग फेज द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज रैपिडली इन साइज, especially from the 9th to 12th week। ओके, इसमें जो समापन की जो प्रक्रिया है वो 9 से 20वें सप्ताह तक पूरी होती है और आकार तेजी से बढ़ने लगता है जो जीव है। अब यहाँ पे तीसरा जो महीना है, उस तीसरे महीने में जो मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, ये व्यवस्थित होकर के आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब ब्रेन संकेत देता है तो भ्रूण क्या करता है? वो लात मारना शुरू कर देता है। जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो भ्रूण बन रहा है, वो लात मारना शुरू कर देता है। किस महीने में? तीसरे महीने में। तीसरे महीने में क्या है? In the third month, the organ, muscles and nervous system will start to become organized and connected when the brain signals the fetus it kicks, bend its arm, form his toes, turn his head, open its mouth and even suck his thumb, structure and ear। तो मतलब इसमें तीसरे महीने में क्या करना? संकेत देना शुरू करता है, झुकना शुरू कर देता है, हाथ बनाता है, मुट्ठी बनाता है, पैर की उंगलियों को मोड़ता है, अपना सिर घुमाना शुरू करता है, अपना मुंह खोलता है, यहाँ तक कि अपना अंगूठा भी चूसने की कोशिश करता है। तो ये तीसरे महीने की प्रोसेस है। जब 12th वीक में वो पहुंचता है तब वो फेफड़े, सांस लेने की गति अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो एक्सटर्नल पार्ट है वो उसकी बनना शुरू हो जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में इसका पता लगाया जा सकता है। दिल की धड़कन को आप स्टेथोस्कोप के माध्यम से भी सुना जा सकता है। ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस है ये तीसरे महीने के 12वें सप्ताह तक होती है। और जन्म से पहले विकास को कभी कभी तिमाही या 3 समान समय अवधि में विभाजित किया जा सकते हैं। तीसरे महीने के अंत में पहली तिमाही पूरी हो जाती है, यानी तीसरे मंथ का जो लास्ट स्टेज होती है वो कंप्लीट हो जाती है पहले वाले। अब यहाँ पे दूसरी जो तिमाही चलेगी यानी 17वें और 20वें सप्ताह के बीच की, ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि माँ उसकी हलचल महसूस करना शुरू कर देती है। इसमें वोर्निक्स नाम का एक सफ़ेद पनीर जैसा पदार्थ शिशु की त्वचा को ढकता है। जो बच्चा जो है कंप्लीटली हो जाता है, मदर उसको महसूस कर सकती है, उसकी हलचल को महसूस कर सकती, तब एक वोर्निक्स नाम का एक पदार्थ जो बच्चे की स्किन को कवर करता है, बच्चे की स्किन को कवर करता है। तो ये जो प्रोसेस है 17 से 20वें सप्ताह की प्रोसेस है, इससे पहले की नहीं है। तो देखो कितनी सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि इस पीरियड में एक बच्चे का बड़े होने से लेकर के और फिर पूरी प्रोसेस जो चल रही है ये आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो ये जो पदार्थ है वोर्निक्स, इसको लिख लीजिएगा, वोर्निक्स इसका नाम है। इसको सफ़ेद मतलब इस वाइट कलर का होता है ये, जो बच्चे के शरीर को ढकता है। और ये क्या है, त्वचा को फटने से भी बचाता है। तो लेनुगो नामक सफ़ेद रोएदार बाल बच्चे के शरीर को ढक लेते हैं, जिससे वोर्निक्स त्वचा से चिपक जाता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और वो हेयर किसको कवर करते हैं, वो चिपक किससे जाते हैं, स्किन से। और स्किन से जब वो चिपक जाते हैं तो वोर्निक्स क्या कर लेता है, उस स्किन से वो भी कनेक्ट रहता है, जिससे कि बच्चे को हानि ना हो। प्रैक्टिकली सिचुएशन है हकीकत में। नेक्स्ट आ जाता है तीसरी तिमाही। इसमें अंतिम तिमाही के दौरान जल्दी पैदा हो, अगर बच्चा कोई जल्दी पैदा हो जाता है, 7 महीने का, 6, 6.5, 7, 7.5 महीने का हो जाता है, तो भ्रूण के जीवित रहने की संभावना होती है। क्योंकि 22 से अगर 26 सप्ताह के बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है, यानी हमने बताया ना अप्रोक्सीमेटली 7 और 8वें महीने के बीच अगर बच्चा पैदा होता है तो आमतौर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें ऑक्सीजन बच्चे को चाहिए होती है, ऑक्सीजन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसको अगर वो इस स्टेज में या इन मंथ के बीच पैदा हो रहा है, 7वें और 8वें कंप्लीट उसको मंथ नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्टेज में क्या हो जाता है, इसमें जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेन का श्वसन केंद्र क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और जो लंग्स हैं, उनकी जो वायु कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मतलब फिर तैयार, मतलब एक प्रकार से बच्चा है पूर्ण रूप से तैयार होने की उस पर रहता है। और साथ ही साथ जब लगभग 28 सप्ताह का बच्चा यानी भ्रूण आसपास की आवाज़ों की प्रतीक्षा की आंखें झपकाने लगता है। कितने सप्ताह का, 28 का, 28 वीक्स का जब बच्चा हो जाता है। तो इस गर्भावस्था के अंत तक की जो प्रक्रिया है वो भ्रूण से ही जुड़ी है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको अगर आप पढ़ेंगे
तो किस प्रकार से एक भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया है, पीरियड है, उसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। और अगर नहीं आता है फिर भी समझ तो आप पूछ लीजिएगा, तो उस चीज़ को बता देंगे। क्लियर? तो 2.1 में हमारा यही इसमें टोटल है, इसमें पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और जो सेकंड हमारा 2.2 चलेगा, शैशवावस्था, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। इसमें आपकी एक टेबल भी है, उस टेबल को आपको लर्न करना है। क्लियर? कल सबसे पहले ये टेबल आपसे पूछी जाएगी। तो कौन सा टेबल? एक टेबल है इंग्लिश वालों के लिए। सर इंग्लिश भी है मेरा भी, बट कौन सा टेबल आप बताओगे तो प्रिपरेशन हो जाएगी। एक टेबल है कंक्लूजन की। इसमें थर्ड 2.1 की बात कर रहे हो, 2.2 की बात कर रहे हो? 2.1 में ही एक टेबल है, इंग्लिश वालों के लिए है, हिंदी वालों के लिए नहीं है। हिंदी वालों के लिए नहीं है। हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट टेबल होगी। ट्राइमीटर, पीरियड, वीक, लेंथ एंड वेट, लेंथ एंड वेट और मेजर इवेंट्स। क्लियर? कर लीजिएगा इसको जरूर। अगर ये टेबल आपकी क्लियर होगी ना, तो ये मान के चलिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस टेबल से। अगर आप इस टेबल को लर्न एक बार कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो आप पूछ लीजिएगा। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये ग्रुप में भेजोगे ना? नहीं, मैंने बोल दिया ना यहाँ पे जो भी है। अच्छा ठीक। ये इंग्लिश वालों, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फिलहाल है ये। कर लेंगे या नहीं? कर लेंगे ना? विदुषी, रिया?